अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं हूं शनीला मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISI की और DGISPR की, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा कि DGISI इस तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करें। लेकिन इशू ये था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़नी थी। एक तो जो हाइब्रिड नजीम उन्होंने 2018 में इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की, उन्होंने अपनी उस गलतियों से भी सीखना था। और मैं ये कहती हूँ कि ये एक अच्छी रवायत है कि अगर वो आए हैं और अपनी गलतियों से सीख के वो कौम से ये एडमिट करें कि हमसे गलतियाँ हुई और उसके बाद इस चीज़ का इरादा करें कि दोबारा हमने सियासत में कदम नहीं रखना। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, उन तमाम जमहूरी लोगों की जीत होगी जो इसकी स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी स्ट्रगल क्या थी? हमारी स्ट्रगल यही थी कि आपका काम सियासत करना नहीं है, आपका काम है अपने इदारे को चलाना, पाकिस्तान की सलामती का दिफा करना। सियासत करना सियासतदानों के ऊपर छोड़ दें। अवाम जिसको मुंतखब करती है आप उसको हुकूमत चलाने के लिए दें। यहाँ पे इदारे बने हुए हैं, आप अदलिया को आज़ादी से काम करने दें, आप जो नैब का इदारा है एंटी करप्शन को आज़ादी से काम करने दें। जो करप्शन करेगा वो पकड़ा जाएगा। देखिए, इंडिया में करप्शन नहीं होती है और मुल्कों में नहीं होती, उनके अपने इदारों के तहत चलता है। वहाँ पे तो मार्शल लॉ नहीं लगते हैं, वहाँ पे तो हुकूमतें मैनेज नहीं की जाती है, वहाँ पे तो आपके इलेक्शन मैनेज नहीं की जाते, वहाँ पे तो हाइब्रिड रिजीम नहीं लेके आ जाती, वहाँ पे मीडिया को इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता कि आप सहाफ़ियों आपके हाथों के खिलौने बने और वो फिर खिलौने जब वो बहुत ज़्यादा जब बन जाते हैं और जब फिर उनके ये ख्वाब टूटते हैं तो फिर वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उनको आदत पड़ गई थी, उनको आपने एक खिलौना बनाया हुआ था। जब उनको आज़ादाना सहाफ़त करनी पड़ती है तो फिर वो गुस्से में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें, हम तो खिलौने थे, हमने तो खिलौना ही बने रहना था। तो उसकी वजह से फिर बहुत से हादसा जन्म लेते हैं। आज आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए ये इमरान खान के जो बयानिया ना उसको भी बहुत ज़्यादा ज़िक पहुंची है। जब आईएसआई के चीफ कहते हैं कि जी आप रातों को मिलते हैं आके आर्मी चीफ को और दिन को आप उनको गद्दार कह रहे होते हैं, तो ये इमरान खान के बयानिए की बहुत बड़ी हार है। यानी कि आप अवाम को लेकर निकलते हैं कि आओ चलो हमारे साथ, हम आज़ादी लेने जा रहे हैं, और रातों को जाके आप मिन्नतें कर रहे हैं उनकी कि मुझे दोबारा से हुकूमत के अंदर लेके आ जाओ। फिर उनकी बात वो कहते हैं कि जी आप इनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आप एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, मार्च में ऑफर कर रहे थे। कितनी बड़ी बदकिस्मती होती इस मुल्क के साथ, और इमरान खान साहब ये करने चले थे। यानी कि आप उनको ऑफर करते कि मुझे इक़्तिदार में रखो, मुझे रहने दो, तो मैं तुम्हें ना ताहयात जो है वो आर्मी चीफ बना देता हूँ। उस वक्त आप तारीफें करते थे जनरल बाजवा की, बात उनकी भी ठीक है कि आप उस वक्त तारीफें करते थे, आप उस वक्त उनको सबसे बेहतरीन सिपा सलार बताते थे, और आज आप बैठ के कह रहे हैं उनको गद्दार कह रहे हैं, आप उनको जानवर कह रहे हैं। तो वो आपकी बात हम माने या आपकी हम ये बातें माने? उस DGISI के 15 मिनट का एक क्लिप जो था उसने इमरान का बयानिया उड़ा के रख दिया था कि रातों को मुलाकातें होती हैं, रातों को आप जाके मिलते हैं, आप ताहया तोसी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर जब आपकी गैर आईनी डिमांड्स नहीं मानी जाती तो आप जो हैं वो फिर तोहमत और इल्ज़ाम लगाना शुरू करते थे। DGISI ने एक और बड़ी हैरानकुन बात की कि जब मैं ओहदे के ऊपर आए तो एक शख्सियत ने मुझसे पूछा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? शख्सियत इमरान खान है, ज़ाहिर है सबको पता है। तो मैंने उनको कहा कि इकॉनमी, तो उन्होंने कहा नहीं, ऑपोजिशन। और वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा, ये अब हामिद मीर ने प्रोग्राम में दी कि जनरल बाजवा और DGISI से इमरान फरमाइशें कर रहे थे कि आप सारी ऑपोजिशन को जेल में डालें। तो जनरल बाजवा ने कहा कि अगर मुझे ये काम करना पड़ेगा तो फिर तो मुझे एग्जेक्टिव पोस्ट पे आना पड़ेगी, आपकी पोस्ट मुझे संभालनी पड़ेगी। तो आप इससे इस बंदे की नफरत का, इंतकाम का, मुंतकिम मिजाज होने का अंदाज़ा लगाएं कि ये इस मुल्क को संवारना नहीं चाहते थे, ये इस मुल्क को बनाना नहीं चाहते थे, ये लोगों के हालात ठीक नहीं करना चाहते थे। ये सिर्फ चाहते थे कि मैं इक़्तिदार में रहूँ, मेरी सारी ऑपोजिशन जेल में रहे, और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इक़्तिदार के साथ चिमटा रहूँ, ताकि मैं इसी तरह तोशाखाना की चीज़ें बेचता रहूँ, फॉरेन फंडिंग के ज़रिए पैसा कमाता रहूँ, फराग गोगी जो है उसके ज़रिए पैसा कमाते रहें, मेरी बीवी का जो पुराना सारा ससुराल है वो रज के करप्शन करें। तो यही इनका, इमरान खान का मकसद था। और अरशद शरीफ के कत्ल के साथ भी जो वाक़यात जुड़े हुए उन पे भी बड़ी अच्छी उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की। देखिए, समझने वाली बातें हैं, डॉट कनेक्ट करने वाली बातें हैं। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि डॉट को कनेक्ट करें। पहली बात तो ये है कि हामिद मीर ने भी आज प्रोग्राम में कहा है,
और कि वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते थे। कल फैसल वाडा ने ये बात कही और इमरान खान ने खुद भी कहा कि मुल्क से नहीं जाना चाहते थे। तो वो जो थ्रेट अलर्ट्स जो उसको मिल रहे थे अरशद शरीफ को, अरशद शरीफ ने आज आके वो जो पीटीआई के सहाफ़ी हैं वो कह रहे जी उन्होंने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, उन्होंने फलाने को भी खत लिखा, फलाने को भी। ये खत कहाँ पे थे? उस वक्त मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे थे? तो आज आप लेके आ रहे हैं वो सारी चीज़ें। थ्रेड अलर्ट्स थे। देखिए मैंने कहा शहबाज गिल भी जो थे, इमरान रियाज भी जो थे, जेल गए थे ना इन्हीं बगावत को, उन चीज़ों पे उकसाने पे। एक हफ्ते बाद अदालतों से रिलीफ लेके वो बाहर आ गए थे। आजम सवाती को देख लें, तो अरशद शरीफ कौन से बम फोड़ रहा था, या अरशद शरीफ के पास कौन से ऐसे राज आ चुके हुए थे कि जिससे जो थी वो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जानी थी कि उसको मरवाना ज़रूरी था। ये अरशद शरीफ इस्तेमाल हुआ है किसी के सियासी मकासद के लिए। जो बेनिफिशरी हैं आज जो कैश करवा रहे हैं, सिर्फ उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर आप उन पे नज़र रखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन फ़ायदा उठा रहा है। कल रात को फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फ़ौरन ही ARY ने अरशद शरीफ की वालदा से एक वीडियो बयान। आप सोचें कि एक माँ जो गम में बैठी हुई, जिसका शौहर चला गया, दोनों बेटे चले गए, आप फ़ौरन उनसे बयानात लेके आ रहे हैं जिसमें वो सलमान इकबाल की तारीफ़ें करें। ये डर और खौफ क्यों था? फिर तमाम जो सहाफ़ी थे PTI को फ़ौरन वो सलमान इकबाल की वजाहतें देना शुरू की। ये किस चीज़ की सफाइयाँ थी जो कल पेश की जा रही थी? वही बात फिर आज जब राना सनवाला ने कहा कि वहाँ पे जो फार्म हाउस था वो तो अरशद शरीफ का था, अरशद शरीफ सॉरी कह रही हूँ, सलमान इकबाल का था। वो जो बंदा था खुरम, उसने इत्तला भी सलमान इकबाल को दी थी, क्योंकि कीनिया पुलिस तो नहीं अरशद शरीफ को जानती थी। उनको क्या पता कि अरशद शरीफ कौन है? तो ये तो पाकिस्तान के एक सहाफ़ी है ना, लेकिन वो कोई दुनिया के सेलिब्रिटी तो नहीं थे कि कीनिया पुलिस को पता होता कि जी ये कोई एक सेलिब्रिटी, ये कोई सहाफ़ी था उस मुल्क का। तो उनको तो नहीं पता था। ये इस खुरम ने दी। इस खुरम कहाँ पे है? खुरम का बयान क्यों नहीं सामने आ रहा? और फिर इमरान खान ने उजलत में लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों किया? क्यों नहीं जनाजे का इंतज़ार? को फिर जनाजे में भी नहीं आए। आज जनाजे में भी नहीं आए हैं वो। यानी कि आपको इतना गम था, इतना दर्द था, तो जनाजे में क्यों नहीं आए हैं? तो मैं तो ये कहती हूँ कि वो कौन था? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कहा कि मुल्क से चले जाओ? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी को यहाँ पे ख़तरात है? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को टिकट करा के दी? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को फैसिलिटेट किया दुबई जाने में? वो कौन था जो दुबई एयरपोर्ट जो उसको प्रोटोकॉल लेके खैबर पख्तूनख्वा में लेके गया और वहाँ से उसको दुबई तक उन्होंने प्रोटोकॉल के ज़रिए दुबई पहुँचा? दुबई में वो किसके पास रहे? वो कौन था जिसके पास हो रहे? वो कौन था जिसने कीनिया जैसे मुल्क में उसको जाने के लिए कहा? और वो कौन थे जिनके पास वो कीनिया के अंदर रह रहे थे? और वो कौन था जिसने कत्ल की इत्तला पाकिस्तान के अंदर दी थी? वो कौन था जिसने टिकट खरीद के दी? बहुत से डॉट हैं जो आपको मिलाने पड़ेंगे। और वो कौन था जिसने इमरान खान को बताया था कि इसकी जान को खतरा है? कोई ना कोई तो था ना जो इमरान खान को बता रहा था कि इसकी जान को खतरा है। इमरान खान कह रहे कि मुझे पता चला था। फिर वो कौन था जिसने मुराद सईद को बताया था कि मुराद सईद ने अगस्त में आके वीडियो रिकॉर्ड करके एक दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो कत्ल की प्लानिंग की जा रही है? मैं तो 3 दिन से यही सवाल उठा रही हूँ कि आप ढूंढे उनको, किन की सफ़ों के अंदर है, फ़ायदा कौन उठा रहे हैं लॉन्ग मार्च का, ये सहाफ़त का। आज जिस गम तारी है जिस उसके ऊपर, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं अरशद शरीफ का साथ दिया? और दुबई के अंदर बिजनेस थे सलमान इकबाल के, तो दुबई में क्यों नहीं उसको रखने दिया? दुबई में रहना चाहिए था। फिर कीनिया जैसे मुल्क में ही क्यों जाने के लिए कहा गया? ये और 1 महीने से वो कीनिया के अंदर थे। और फिर जो फैसल वाडा कह रहे थे कि वो नवंबर में पाकिस्तान वापस आ रहे थे, जो ISI के जो DG हैं वो कह रहे थे उनके एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा गए थे, वापस आते, और वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे। उनका एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किसी टाइम टूटा ही नहीं था। तो वो कौन था जो उनको पाकिस्तान नहीं आने दे रहा था? वो कौन था जो उनको रोक के बैठा हुआ था? और वो कौन था जिसको पता चल गया था कि अब उसने आना है और इसके आने से हमारा खेल ख़राब होगा? और फिर बार बार अक्टूबर कहा जाता था, उसने नवंबर में वापस आना था, अक्टूबर में हमने जो है वो लॉन्ग मार्च का करना था, फ़ौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों किया गया है? ये वो कौन था जो ना, उसको आपने पकड़ना है। और अगर उसको आप पकड़ लेंगे तो आप सारे उस चीज़ों तक पहुंच जाएंगे कि ये सब कैसे होता रहा है। एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, एक सहाफ़ी को इस्तेमाल किया गया है, उसकी कत्ल को इस्तेमाल किया गया है।
उस इसका तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, सच सामने आना चाहिए अवाम के। और जब तक सच सामने नहीं आएगा इसी तरह फैक्ट अफवाहें के बाज़ार जो है वो गर्म रहेंगे और इन अफवाहों के बाज़ार को ख़त्म करना होगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है। जो कल फैसल वाडा ने कहा था कि लाशें गिर सकती, ये हो सकता है, ये लाशें गिर सकती क्योंकि इमरान खान को लाशें चाहिए। 2014 में भी उसको लाशें चाहिए थी, उस वक्त उन्होंने मॉडल टाउन के वाक़ये से फ़ायदा उठाया। ये प्लान भी सारा लंदन प्लान था, बाद में उसका सबके सामने हकीकत आई थी। इस मार्च की हकीकत भी आपके सामने आएगी, अरशद शरीफ के कत्ल की हकीकत भी सामने आएगी, क्योंकि चीज़ें छुपी नहीं रहती और अब छुपी रहनी भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, क्या सामने आता है। फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।